मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेटा आपके ऐप में क्लास तो दिखाई है ना इसने? यस सर, ऐप से ज्वाइन किया अभी, मतलब ब्राउजर से। हाँ, ब्राउजर से किया है। अच्छा, आप यस में से सर। मोबाइल से कौन आया है? बेटा आप में से मोबाइल से कौन आया है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आने दो बच्चों को, मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो ऐप में क्लास नहीं दिखा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को सबको बोल रहा हूँ कि बेटा ऐप छोड़कर ब्राउजर सपोर्ट लो। ब्राउजर ज्यादा अच्छा होता है, इसमें एरर्स नहीं होती, एंड्रॉइड ऐप में होती है। तो आप सब लोग धीरे धीरे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर शिफ्ट हो। चलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी स्टार्ट करते हैं क्लास। आज थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई तो बच्चों को एक बार आ जाने दो। सर ऐप में नहीं दिखा रहा क्लास। हाँ, ऐप में नहीं दिखा रहा। लाइव क्लास पे क्लिक करते तो वो नो क्लास शेड्यूल दिखा रहा हाँ बेटा, है। कोई टेक्निकल एरर होगी क्योंकि ब्राउजर में शेड्यूल तो की हाँ, हुई है, तभी ब्राउजर में तो दिखा रहा है। ब्राउजर में दिखा रहा है। इसीलिए मैं सारे बच्चों को बार बार बोल रहा हूँ कि आप ब्राउजर सपोर्ट लो, क्योंकि पढ़ाई मोबाइल पर नहीं होती। मोबाइल पर पढ़ाई करना तो एक मजबूरी है कि चलो हम लोग सब मतलब कैपेबल नहीं है तो हमें मोबाइल पर पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ बेटा आप सब लोग कैपेबल है, तो आप ट्राई करो। चलो ठीक है, मेधा तो आज आएगी नहीं, शी इज ट्रेवलिंग, तो हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक और टॉपिक याद आया जब आपका असाइनमेंट तैयार कर रहा था। हम लोगों ने अभी तक जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं ना बच्चा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन डिस्कस किया है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। तो इसमें एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और बच गया बेटा, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ लिखेंगे। सर स्क्रीन नहीं दिख। स्क्रीन दिखाई कहाँ से देगी, मैं शेयर करना ही भूल गया। यस सर वही। आज वो हाँ गफलत हो गई ना शुरू, इसलिए सारा हिसाब किताब बिगड़ गया। चलो बेटा, इज इट ओके नाउ? बेटा स्क्रीन यस आ रहा सर, है, अब आ यस गया? सर, यस सर। हाँ, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखो बेटा। मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था कि ये जो इंटीग्रेशन होते हैं बेसिकली ये समेशन होता है फंक्शन का। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो समेशन होता है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है?
लेकिन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन जो पढ़ेंगे उसमें एक लिमिट पुट कर देंगे कि भैया हमें यहां से लेकर यहां तक सम करना है। सुना आपने? तो हम एक लिमिट पुट कर देंगे कि हमें कहां से लेकर कहां तक सम करना है। तो बस वो लिमिट कैसे पुट करते हैं वो सिखाना है, बाकी इंटीग्रेशन के मेथड में कोई चेंज नहीं है बेटा। तो सपोज कीजिए हम एक फंक्शन है f(x), इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसका इंटीग्रेशन आया f(x) और एक कांस्टेंट लगाते ही है ना। एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर नया फंक्शन आ गया और एक कांस्टेंट आ गया। ये कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, इनडेफिनेट। लेकिन अगर मैं इसमें लिमिट पुट कर दूं, सपोज अब मैं आपसे कहूं कि यार मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम a टू b, तो बच्चों a कहलाती है लोअर लिमिट, है ना, a कहलाता है लोअर लिमिट और b कहलाता है अपर लिमिट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, और इंटीग्रेट करने के बाद इसमें हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले हम जो हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन आया ना उसमें x की जगह b पुट करेंगे, कर दिया, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। यू कैन सी दोनों लिमिट्स पुट करने के बाद कांस्टेंट तो कैंसिल हो गया बेटा, देख लो ये प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो गया। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता ही नहीं है क्योंकि लिमिट पुट करने पर वो कैंसिल हो जाता है। तो आप जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे ना बेटा तो आप कांस्टेंट को छोड़ देना। तो इंटीग्रेट, पहले फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन करने के बाद पहले फंक्शन में अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट पुट करो और एक वैल्यू आएगी। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी बेटा, है ना, फंक्शन नहीं आएगा, फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी ना, तो अब आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो इसे आप कॉपी कर ले बस। फिर मैं एग्जांपल देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 2x स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 2 to 4, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है। तो बच्चा पहले तो आप 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो, बताओ क्या आएगा। Sir, 2x cube upon 3. Sir, 2x cube upon 3. Sir, Yes, 2x cube upon 3. तो ये आ गया 2/3x क्यूब, है ना। Yes sir. अब मैंने कहा ना इसमें कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होती। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें आप चाहे तो कांस्टेंट को बाहर ले लें क्योंकि लिमिट पुट करने के बाद भी वो कॉमन आना है, तो पहली कॉमन ले लो। तो यहाँ पर x क्यूब बचेगा, अब x में अपर लिमिट पुट करो तो x की जगह 4 लिखोगे तो 4 क्यूब आएगा, फिर माइनस लगाएंगे 2 क्यूब आएगा। 4 क्यूब कितना आता है, 64। Yes, sir, 64. Yes sir, 64. माइनस 8, 64 माइनस 8 कितना हो गया, 56. 56.
56। तो ये आ गया 112 डिवाइडेड बाय 3। कैंसिल हो रहा है क्या? No, sir. No, तो sir. बस Point number. तो फिर ऐसे ही छोड़ दो, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से इंटीग्रेशन तो उसी मेथड से करना है जैसे हम पहले करते थे, बस लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट हमें वो देगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है फ्रॉम 0 टू, एक मिनट रुको, π/3 टू 2π/3। बताइए क्या आंसर आएगा? सर 0 आंसर आ रहा है। ओके, Sir, -√3/2 आ रहा है। सर 0 आ रहा है मेरा। सर मेरा -1 आ रहा है। सर 0 आ रहा। चलिए अपन करते हैं, है ना बेटा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। माइनस को बाहर ले लो, कॉस एक्स में अपर लिमिट पुट करो cos 2π/3, लोअर लिमिट cos π/3। बेटा cos 2π/3 120, 2π/3 120 होता है, cos 120 माइनस हाफ होता है, माइनस cos π/3 60 होता है, cos 60 हाफ होता है। तो -हाफ -1 हो गया, और बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आंसर आएगा बेटा, है ना? 0 नहीं आ रहा, 0 क्यों बोला? तो साइन में प्रॉब्लम हो गई थी, -cos2/3 ब्रैकेट में लिया था। इसलिए माइनस को कॉमन लेना बेटर है, ताकि वो माइनस हमें बाद में Yes, sir. परेशान ना करे। हाँ, इट इज बेटर कि माइनस कॉमन ले लिया करो। एक और क्वेश्चन, बस ज्यादा कराने से फायदा नहीं, क्योंकि लिमिट पुट करना तो अपन सीख ही गए ना। 1/x की dx की वैल्यू निकालनी है 2 to 3। अब है ना, इतना इजी इंटीग्रेशन मैंने क्यों दिया है? क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करवाना ही नहीं है, मुझे तो लिमिट पुट करने की प्रैक्टिस करवानी है बस।
सर लॉग ही आंसर आ रहा है। हाँ तो कितना आ रहा है बताओ। सर सर 1 लॉग। नहीं, गलत। ऐसे नहीं करते। सर हाँ सर ln3 माइनस ln2। हाँ, ऐसे बोलते हैं बेटा। 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ln3 आएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ln2 आएगा। तो अगर आपको ln3 और ln2 की वैल्यू नहीं पता तो लीव इट, यहीं छोड़ दो। अभी आपको वैल्यू की जरूरत नहीं है तो इसे यहीं छोड़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, आगे जाकर एटलीस्ट ln2 और ln3 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ज्यादा नहीं, ज्यादा वैल्यू याद नहीं करनी, पर बेटा ये 1-2 वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, काम बहुत आते हैं। ln2 तो बहुत ज्यादा काम आता है फिजिक्स में। तो मैं आपको बता दूं अभी के लिए, ln3 जो होता है 1.098 होता है लगभग। और ये 0.693 होता है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, ज्यादा ln की वैल्यू याद नहीं करनी, पर ln2 तो ये तो याद कर लेना, ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है। सर 0.405। हम्म बाकी लोगों ने नहीं बताया यार। यस सर, ये आ रही है 0.405। 0.405 है ना, यस ठीक सर। है। तो बच्चों फिलहाल के लिए बस ये वैल्यू याद कर लो, ln2 इतना होता है, बाकी आपको कहीं ना कहीं दे देगा। बाकी कभी कभी बच्चे है ना ln की जगह log 10 बेस की वैल्यू याद रखते हैं। बात वही है, याद तो कोई ना कोई एक करना ही पड़ेगा, ये याद करो या वो याद करो। तो आजकल क्या है, log 10 बेस कम काम आता है और ln ज्यादा काम आता है। बेटा ये था डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब है ना एक और टॉपिक है, इनके एप्लीकेशंस दोनों के ही रह गए बेटा। अब ये एप्लीकेशंस, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस भी मैंने अभी आपको नहीं कराए, और इंटीग्रेशन के भी एप्लीकेशंस आपको नहीं कराए। थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, लेकिन हाँ बेटा फिजिक्स में काम आते हैं। और फिजिक्स में तो अभी है ना, ये आपके वेक्टर के बाद जो मोशन आएगा पहला चैप्टर, उसी में काम आने वाली हैं ये चीजें, तो हमें पढ़ना ही चाहिए। तो बच्चा पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, यस सर। 1 मिनट। तो बेटा पहले हम डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है बस वही डिस्कस करेंगे। हम्म बच्चों आप कर्व बनाना भी तो अभी नहीं जानते ना, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वगैरह।
तो वो भी मुझे बताना है। मुझे धीरे धीरे जब चीजें लिंक हो रही है ना, तो मुझे वो याद आ रहा है। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैं बता सकता हूँ बताओ। सर, y is equal to mx plus c, where y is the y coordinate, m is the slope, x is the x coordinate, y is equal to mx plus c. Yes, and c is where x coordinate is 0. अच्छा, जब भी हम कोई, इसने अच्छा बताया, ये मुझे लग रहा है ऋत्विक ने बोला था, है ना? Yes sir. बेटा जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनता है? यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। कोई भी ग्राफ बनाया, जैसे अगर मैंने ग्राफ ये बनाया, तो बच्चों ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ऋत्विक के अलावा और कोई बोले। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? सर इस ग्राफ मतलब इस लाइन की स्लोप 0 है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? सर इस ग्राफ की स्लोप 0 है। हाँ, लेकिन उससे पहले भी हम और अच्छी बात बोल सकते थे ना, ये कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहा है। यस सर, एक्स मतलब से आप देखो, डिस्टेंस, अगर एक्स हम से डिस्टेंस। अगर हम x की वैल्यू चेंज कर भी रहे हैं, सपोज यहाँ पर x1 है, यहाँ x की वैल्यू x2 है, यहाँ x की वैल्यू x3 है और यहाँ x4 है, तो x की सभी वैल्यू पर y कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं दिस इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों, बाकी बच्चों को ये बात समझ में आई? यस सर। Yes sir. Yes sir. लेकिन अगर मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, सर इसमें, सर मैं बताऊं, तो इसमें स्लोप कांस्टेंट है। अभी हम स्लोप की, हाँ, स्लोप की बातें अभी हम धीरे धीरे बाद में करेंगे और डिटेल में जाऊंगा तब बताऊंगा। अभी हम ये बात करते हैं कि इसमें चेंज कैसे हो रहा है। तो सर बच्चों इसमें यहाँ पर वायर आप देखो, हाँ, जब x की वैल्यू x1 है तो y अलग है, फिर x2 पर y अलग है, x3 पर y अलग है। लगातार y भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। x4 पर y की वैल्यू अलग है, x5 पर y की वैल्यू अलग है। तो हर बार y की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो x2 पर y इतना है, x4 पर y इतना है, x6 पर y इतना है। तो y कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और बेटा ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, तो इसे हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। स्ट्रेट लाइन और लीनियर फंक्शन। बेटा जैसे वहां पर y कांस्टेंट था, इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू भी तो होगी ना। मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, x1 x2 की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देता हूँ। सपोज
ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। और y सपोज मैं कहता हूं y x इज इक्वल टू 2 पर y 4 है और x इज इक्वल टू 4 पर y 8 है। तो बच्चों हम ये जो इक्वेशन है इसे y इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं ना? कुछ बच्चों की आवाज बिल्कुल Yes, नहीं sir. आ रही, Yes, sir. कुछ बच्चों की है ना, तो क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा या फिर वो कहीं और बिजी हैं? दिव्यांका, वेयर आर यू? सर क्लास में तो बेटा आवाज नहीं आई आपकी। पर मैं बोल भी रही हूँ। यस सर, हाँ। मैंने बोला। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया और श्रेया की आवाज आती नहीं है, इसलिए मुझे सुनाई भी नहीं दी। तो बच्चा y इज इक्वल टू 2x से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख लो जब मेरा x इज इक्वल टू 2 है तो 2 पर y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर भी तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ना। और अगर x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? इक्वेशन। अब इसमें मैं एक और चेंज करता हूं, देखो थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। ऐसा करता हूं बच्चा, इस ये लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन को उठाकर मैं 4 से स्टार्ट कर देता हूं। मैंने इस लाइन को एज इट इज ऊपर लिफ्ट कर दिया, तो क्या हुआ, हर बार y की एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो गई। जैसे पहले x इज इक्वल टू 2 पर x इज इक्वल टू 2 पर पहले y कितना था? 4 था। अब x इज इक्वल टू 2 पर y कितना हो गया? 8 हो गया। पहले x इज इक्वल टू 4 पर y 8 था। अब x इज इक्वल टू 2 पर y कितना हो जाएगा? 12। 4 8 के बाद यहाँ 12 आएगा ना बेटा? Yes, यहाँ sir. 12 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो गई फंक्शन में, कितनी? 4। तो बेटा अब हमारी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 होगा। और पहले हमारा स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन था वो y इज इक्वल टू 2x था। तो बच्चों यहाँ पर तो मैंने आपको वैल्यू देकर कुछ एक्सप्लेन किया। अब इस वैल्यू से एक चीज और समझो, यहाँ पर जो ये 2 आता है ना बेटा, ये लाइन का स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप। स्लोप क्या होता है वो बता रहा हूं मैं। स्लोप है ना, इस एंगल का tan थीटा होता है। ये जो एंगल मैंने बनाया है डायग्राम में बच्चों, इस छोटे वाले ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वैल्यू कितनी आएगी? Sir, 2. यस। बाकी लोग भी बताइए। 2. Sir, 2. सर 2। हाँ, तो बेटा यहाँ पर है ना tan थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, तो यही बताना चाह रहा था। ये जो वैल्यू होती है ये स्लोप कहलाता है। स्लोप tan थीटा होता है और tan थीटा 2 आ रहा है। अब आप नीचे वाले ग्राफ में यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ Sir, पर यहाँ इस ऊपर 2 आ रहा है। हाँ, इस लाइन का स्लोप यहाँ पर ये थीटा आएगा, तो यहाँ पर भी थीटा देखना, tan थीटा आपको 2 आ रहा होगा। Yes, sir. tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी 2 आ रही होगी। देखो ये हाइट कितनी है? परपेंडिकुलर 8 - 4 4 है ना ये,
और ये पूरा बेस कितना है 2, तो tan थीटा हो गया 4/2। तो बच्चा यहाँ भी tan थीटा 2 आ रहा है, क्योंकि इस ग्राफ में भी स्लोप 2 ही है, लेकिन यहाँ पर ये 4 ऐड हो गया। 4 क्या है? 4 वो वैल्यू है जहां पर लाइन है ना वाई एक्सिस को कट करती है। जैसे हमारी जो लाइन है वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? 4 पर, इसलिए इसको 4 लिख दिया। तो तो बेटा यहाँ पर जो 4 है ये कहलाता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो एक बार आप है ना एक कॉपी करो, फिर मैं है ना एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताऊंगा आपको, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर कॉपी कर लो। बेटा कॉपी हो गया? सर बस 1 मिनट। यस सर हो डन। गुड। तो बच्चा मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो 2 है ना ये स्लोप होता है, और जो ये 4 है ये इंटरसेप्ट कहलाता है। तो हमारे किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसे हम ऐसे लिखते हैं जो ऋत्विक ने सबसे पहले बताया था। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो वही वाला फॉर्म है बेटा, है ना, जो हमने ऊपर लिखा है, वेयर m इज कॉल्ड, m की वैल्यू tan थीटा होती है एंड इट इज कॉल्ड
स्लोप ऑफ लाइन, m की वैल्यू tan थीटा होती है और इसका नाम होता है स्लोप. c is called intercept on y axis. इंटरसेप्ट का मतलब होता है बेटा हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो वैल्यू इंटरसेप्ट कहलाती है. लिख लिया? सर बस 1 मिनट. सर डन. बच्चों अभी तक आपको लग रहा होगा मैंने डेरिवेटिव के तो कोई एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन के बताए ही नहीं है. तो बेटा पहले मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना चाह रहा था. अब आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो स्लोप होता है ना स्ट्रेट लाइन का ये डिफरेंशिएशन के इक्वल होता है. कैसे बेटा? अगर मैं mx प्लस c को डिफरेंशिएट कर दूं, एक मिनट, dy बाय dx निकालते हैं. y कितना है? mx प्लस c. बेटा mx प्लस c को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा m कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, c कांस्टेंट है, c का डिफरेंशिएशन 0 आएगा. तो इसका मतलब हमारे पास जो dy बाय dx आया है दैट इज इक्वल टू m. तो ये कंक्लूजन निकला जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है दिस इज आल्सो इक्वल टू dy बाय dx. तो बच्चों बस ये इतना सा ही एप्लीकेशन है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है. तो जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू dy बाय dx. अब बात करते हैं नेगेटिव स्लोप क्या होता है. बेटा एक बार इस लाइन को देखो आप, ये मैंने कोई स्ट्रेट लाइन बनाया, बेटा ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, ये ध्यान रखना जो स्लोप में थीटा लेते हैं ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं. तो बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है. देख लो, थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल. और आप जानते हैं जब थीटा ऑब्ट्यूस होता है 90 से ज्यादा होता है तो tan थीटा नेगेटिव आएगा. याद है सेकंड क्वाड्रेंट में tan Yes, थीटा sir. नेगेटिव होता है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो बच्चों ये शो कर रहा है कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नेगेटिव. स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नेगेटिव. तो बच्चों अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाती है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है.
तो सपोज कीजिए इसी ग्राफ में मैं आपसे कहता हूं, इन दिस ग्राफ अगर ये थीटा, इफ दिस एंगल इज 120 डिग्री और वाई एक्सिस को जहां इसने कट किया है ना वो 4 है, तो बताना इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? So minus root 3x plus 4. Sir, minus root 3x plus 4. दो लोगों ने आंसर Minus दिया, root- बाकी पता है? -√3x+4. minus root 3x plus 4. तो बच्चा अगर थीटा 120 है तो स्लोप होगा tan 120. tan 120 होता है tan 90 प्लस 30 माइनस cot 30 माइनस √3. तो tan 120 जो आएगा बेटा माइनस √3 आएगा. तो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो m हमारा हो गया माइनस √3 और बच्चों c 4 है, तो आंसर आ गया माइनस √3x प्लस 4. बच्चों मोशन इन वन डायमेंशन की जान है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम आएगा. वेक्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें ये बहुत काम आने वाली हैं चीजें, इसलिए सीरियस पढ़ो. अभी आना आप इस बात की चिंता मत करना कि हमें टाइम ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है, अभी आप सीखो. वन मोर थिंग, एक और, नेगेटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट. नेगेटिव इंटरसेप्ट भी बताता हूं आपको. ये एग्जाम्पल 1 था, अब एग्जाम्पल 2. बच्चों इस बार है ना वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड मैंने बहुत छोटा सा दिखाया है और नेगेटिव साइड आप जानते हैं ना, नीचे ये वाला नेगेटिव वाई होता है, ऊपर Yes, sir. प्लस वाई होता है, Yes, नीचे sir. नीचे माइनस वाई होता है. बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई, लाइंस को हम येलो कर दें, ग्रीन कर दिया. ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई, आप मुझे बताइए अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री हो और ये -6 हो तो इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? Your y is equal to x minus 6. y is equal to x X minus minus 6. 6. ओके. सभी लोग जवाब दिया करो, ऐसे एक दो बोलकर चुप हो जाते हैं, अच्छा नहीं. Y is equal to x minus 6. ओके. So y is equals to x minus 6. तो बच्चा इसका जो स्लोप होगा लाइन का वो होगा tan थीटा. बच्चों यहाँ पर थीटा एक्यूट एंगल है, tan 45 1 होता है और जो इंटरसेप्ट होगा वो -6 है.
तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में वैल्यू पुट करेंगे तो m स्लोप 1 आएगा और इंटरसेप्ट -6 आएगा। तो बच्चों ये वाला एग्जांपल नेगेटिव इंटरसेप्ट का था और पहले वाला एग्जांपल नेगेटिव स्लोप का था। इस एग्जांपल में स्लोप नेगेटिव था, इंटरसेप्ट पॉजिटिव था। यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अब रिवर्स करते हैं। रिवर्स मतलब मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, आप इसका ग्राफ बनाइए। इसे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी में, और ड्रॉ करने के बाद मैं जब बनाऊंगा तो उससे मैच करा लेना। मुझे दिखा तो नहीं सकेंगे आप, पर मुझसे मैच करा लेंगे। आप इस लाइन को ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में। x एक्सिस से नेगेटिव y एक्सिस तक स्ट्रेट लाइन जाएगा। बेटा बताइए मत, आप तो बस मुझसे मैच करा लेना। बाद में मैं पूछूंगा किसका ठीक था, किसका सही था, किसका रॉन्ग था, तब बता देना, है ना। Done, sir. Done, sir. अच्छा, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, थोड़ी देर पहले ही तो देखा था। थीटा 120 आएगा एंड इंटरसेप्ट जो है वो -4 है, वो भी नेगेटिव आएगा। ऐसी लाइन तो करनी है जिसका स्लोप भी नेगेटिव हो, यानी कि थीटा ऑब्ट्यूस हो 120 डिग्री, और इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। तो इस बार है ना, मुझे दोनों नेगेटिव एक्सिस शो करनी पड़ेंगी। देखो ऐसे, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, इधर नेगेटिव एक्स है और नीचे नेगेटिव वाई है। बेटा इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यहाँ कट करेगा, ये -4 हो गया। और है ना, लाइन को मैं इधर नहीं बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा तो ये एंगल एक्यूट हो जाएगा। मुझे अगर ऑब्ट्यूस एंगल लेना है तो मैं लाइन को यहां से ऐसे ड्रॉ करूंगा, लाइक दिस। तो बेटा ये एंगल 120 आ जाएगा। तो मुझे बताइए किस किस का ठीक है। Yes, sir. सही है मेरा सर, ठीक सही है। यस सर, मेरा भी ठीक है। सही है, sir. सही है, सही है sir. सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेटा, आपने ये सब सीख लिया, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। और ये स्लोप डिफरेंशिएशन से निकलता है। बस डिफरेंशिएशन का तो इतना सा ही रोल था, बाकी तो मेन टॉपिक तो मुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना था। बेटा अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो, अब हम थोड़ा सा कर्व पर चलते हैं। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था। अब हम चलते हैं, अगर कोई ग्राफ हमारा कर्व हो, वापस से एक्स और वाई एक्सिस बना रहा हूं। ये कोई ग्राफ मैंने बनाया बेटा, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन। और थोड़ा कर्व दिखा दूं।
ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका इक्वेशन भी अभी हम नहीं निकालेंगे। बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि इस लाइन का जो स्लोप होता है ना, वो कांस्टेंट नहीं होता। बेटा स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है, आप इस वाले एग्जांपल को कंसीडर करो। जैसे आपने यहां पर थीटा निकाला, ये 2 आया tan थीटा। बेटा अगर आप इस पॉइंट पर tan थीटा निकालते यहाँ पर, तो ये भी 2 ही आता ना। देख लो, ये परपेंडिकुलर 4 आता और ये बेस जो है ये 2 आता। फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। क्या इनके नाम क्या होते हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, इनके नाम क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल होते हैं तो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग corresponding होते हैं, ऑल्टरनेट तो अलग होता है। ओके, तो ये तीनों एंगल सेम है, इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो वी कैन से जो ये स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, इसका स्लोप कांस्टेंट है। आप यहाँ पर भी थीटा निकालोगे सेम आएगा, यहाँ भी सेम आएगा, यहाँ भी सेम आएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं ये वाला ग्राफ आपको जो दिखाया है ना, इसकी बात करूं, इसमें स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अब आप कहेंगे सर पहली बात तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप सुन लीजिए। जैसे सपोज आपको यहाँ पर स्लोप निकालना है इस पॉइंट पर। सर आपकी आवाज बहुत कम हो गई। हो गई? कम नहीं हुई होगी, कट रही होगी। कम ज्यादा तो नहीं होती है, नेटवर्क सही वीक हो होता गई, है। दब गई थी मतलब थोड़ी। अच्छा ओके। तो बच्चों मैं आपसे कहूं यार, मुझे x की इस वैल्यू पर, जैसे सपोज x1 है, मुझे x1 पर स्लोप चाहिए लाइन का, तो कर्व का, लाइन नहीं, कर्व, इसे कर्व बोलते हैं। तो पता है हम क्या करेंगे बेटा, ये x1 पर ग्राफ पर एक है ना टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। डू यू नो टेंजेंट क्या होता है? बेटा आप जानते हैं टेंजेंट किसे कहते हैं? अगर पता हो तो बता यस दो। सर। Yes. सर पता तो है पर डेफिनेशन याद नहीं। नहीं बेटा, अपन को डेफिनेशन नहीं चाहिए, बस मुझे तो समझा दो, लोकल लैंग्वेज में बता दो। तो लाइक Fair कर्व के ऊपर एक लाइन हम लेते हैं। हाँ बेटा, किसी भी कर्व को टच करती हुई जो लाइन जाती है वो टेंजेंट कहलाती है। अब ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन पीछे एक्स एक्सिस पर जाकर एक एंगल बना रही है। सपोज दिस एंगल इज θ1। लेकिन पता है अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे, जैसे सपोज x2, यहां पर आप स्लोप निकालना चाहते हैं, तो यहां पर भी आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहां पर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट कुछ इस तरह से आएगा। देखिए अभी मैं सही ढंग से बना दूं। तो बच्चों ये सेकंड लाइन जो अब आई है, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल आएगा वो θ1 से कम आएगा, ज्यादा आएगा, या θ1 के इक्वल ही आएगा? समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दूं, तो इसका जो एंगल बना है एक्स एक्सिस से, ये एंगल θ2 मान लेते हैं। तो θ2 θ1 से छोटा है या बड़ा है? थीटा 2 छोटा है सर थीटा 1 से। छोटा है सर। ऑल्दो ये थोड़ा सा गलत हो गया, टेंजेंट और पीछे ऐसे आएगा, है ना ये? हाँ, तो बेटा θ2 छोटा है ना, दिख रहा है। θ1 लार्जर है, θ2 स्मॉलर है। Yes sir. और हम और आगे चलते हैं। अब ये थर्ड पोजीशन है x3। तो बच्चों x3 पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये टेंजेंट तो ऐसा आएगा ऑलमोस्ट। टेंजेंट जो होता है ना बेटा, बस वो ग्राफ को बिल्कुल टच करता हुआ एक लाइन होता है। एक मिनट, मैं इसको पहले टच करा दूं। ये देखो ऐसे टच करता हुआ जाता है ग्राफ को।
बच्चा अब मैं इसको पीछे एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दूं तो इसका जो एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा वो और कम बनेगा। अच्छा, अगर आपको है ना पीछे एक्सटेंड नहीं करना हो तो एक और काम कर सकते हैं, आप उसी जगह जहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, वहां एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो इस एंगल को भी तो हम θ1 बोल सकते हैं ना बेटा? यस और नो? Yes, sir. sir. बेटा ये वाला एंगल θ1 और ये वाला एंगल θ1 इक्वल आएगा। ये दोनों वही कौन सा एंगल बताया था आपने, कॉरेस्पॉन्डिंग? Yes, यस sir. सर। इसी तरह जब आपने θ2 निकाला था, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया था, तो इसको पीछे एक्सटेंड करने की जगह, पीछे एक्सटेंड करने में उल्टा मुश्किल है। जैसे आपने θ2 यहाँ पर, ये टेंजेंट था आपका, तो इसको पीछे एक्सटेंड करने की जगह आप यहाँ पर भी तो θ2 लिख सकते थे। ये एंगल वही आएगा जो पीछे एक्सटेंड करने पर ये वाला θ2 आया था, सेम आएगा ना। और अब आपने θ3 निकाला है, तो थर्ड वाला जो x3 पर टेंजेंट है वो ये वाला एंगल बनेगा, छोटा सा एंगल बनेगा, देखो इतना सा एंगल बनेगा, दिस इज θ3। ये एंगल क्या है, θ3। तो आप गौर से देखिए, x1 पर जो एंगल है वो बड़ा है, x2 पर जो टेंजेंट का x एक्सिस से एंगल बना वो थोड़ा छोटा हो गया, x3 पर टेंजेंट का x एक्सिस से जो एंगल बना वो और छोटा हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ दिस कर्व इज डिक्रीजिंग। बच्चों मेरे आगे जो काम आएगा ना फिजिक्स में, वो बस ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वर्ड ही काम आएगा, वैल्यू अभी हम नहीं निकाल रहे। तो बच्चों मैंने जो कर्व बनाया था, उस कर्व का जो स्लोप था, स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, आगे जाने पर लगातार स्लोप डिक्रीज हो रहा है। बच्चों जबरदस्ती हाँ मत करना, अगर डाउट है तो मुझे नोक बोलिए, और समझ में आ गया तो यस बोलिए। सर समझ में आ गया। समझ में आ गया सर क्लियर। क्लियर, ओके। तो बच्चा मैं एक ग्राफ बना रहा हूं जिसमें इंक्रीजिंग स्लोप शो कर रहा हूं, ये डिक्रीजिंग था ना। इस बार मैंने ग्राफ ऐसा बनाया, ऐसा, एंड आई एम सेइंग ये जो ग्राफ है ये इसका स्लोप इंक्रीजिंग है, मतलब अगर आप इस पॉइंट पर स्लोप लेंगे, x1 पर कम आएगा, x2 पर ज्यादा आएगा, x3 पर और ज्यादा आएगा। आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए, अगर मैं x1 पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, बेटा टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, बस एक टच करती हुई स्ट्रेट लाइन ले जाइए, तो x1 पर जो एंगल आया वो θ1 आया। फिर आप देखिए x2 पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इसका जो x एक्सिस से एंगल आएगा सेकेंड लाइन का, थोड़ा सा अभी सही ड्रॉ नहीं हुआ, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, और ये जो टेंजेंट बनेगा, थोड़ा मुश्किल होता है ना, एक्यूरेसी ज्यादा रखना चाहता हूं मैं, ऐसा टेंजेंट आएगा। एंड यू कैन सी इस बार जो ये टेंजेंट आया है, इसका जो एक्स एक्सिस से एंगल होगा, अभी बेटा मैं वापस जूम इन कर दूंगा, वो क्या होगा, x2। और बच्चों ये जो θ2 नहीं θ2, ये जो θ2 है गौर से देखिए, थोड़ा सा θ1 से ज्यादा है, दिख रहा है यार। ये जो नेक्स्ट लाइन है वो थोड़ा और एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो गई ना, हल्की सी, लेकिन अगर आप x3 पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। ये टेंजेंट है x3 पर, ऐसे, और बच्चों इसका जब एंगल निकालेंगे एक्स एक्सिस से, तो अब आपको ये एंगल तो काफी ज्यादा नजर आएगा, θ3। तो θ1 छोटा है, θ2 थोड़ा बड़ा है, θ3 और बड़ा है। सो वी कैन कंक्लूड स्लोप ऑफ दिस कर्व इज इंक्रीजिंग।
स्लोप ऑफ दिस कर्व इज इंक्रीजिंग। बस बच्चों, यहाँ पर मुझे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप ही एक्सप्लेन करना था, इनकी वैल्यू अभी नहीं निकालनी। बस ये मेरे, अभी मैं आपको स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ाऊंगा ना, उसमें काम आएगा ये। हो गया सर। तो बच्चों पहले वाले कर्व में स्लोप डिक्रीज हो रहा था, x1 पर स्लोप ज्यादा था, x2 पर कम था, x3 पर काफी कम हो गया। और नीचे सेकंड वाले ग्राफ में स्लोप इंक्रीजिंग है, x1 पर कम है, x2 पर ज्यादा है, x3 पर और ज्यादा है। बच्चों डिफरेंशिएशन का क्या रोल है, अब मैं और बता रहा हूं। सपोज हमें एक क्वेश्चन देता है, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज y इज इक्वल टू 2x²। अभी आप ये टेंशन मत लेना ये पैराबोला क्या होता है, आप तो इक्वेशन पर ध्यान दो। ठीक है, इसका नाम होता है पैराबोला, वो बाद में बता दूंगा। बच्चों एक कर्व है, इक्वेशन ऑफ ए कर्व लिख लो आप, पैराबोला भी मत लिखो। इट इज y इज इक्वल टू 2x²। कैलकुलेट स्लोप ऑफ टेंजेंट of this curve at x is equals to 2। बच्चा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, किसी भी ग्राफ का स्लोप या स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो dy by dx होता है। बच्चों अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx कितना आएगा? So 4x. करेक्ट, 4x आएगा। और x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 8. ये आंसर आ गया। तो बच्चों डिफरेंशिएशन का रोल यहां पर है। बस किसी भी ग्राफ में अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो आप उसे डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर दो। नाउ यू कैन सी, क्या इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है? No, sir. सर स्लोप No. ऑफ टेंजेंट ही डिफरेंशिएशन क्यों है? बेटा अब यहाँ पर जाऊंगा तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स हो जाएगी, फिर तो पता लगा हम फिजिक्स पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमने 12th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा कर लिया। मैं तो बता दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा बेटा। 12th क्लास की मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा, हमारा फिजिक्स रह जाएगा। तो बेटा स्लोप बता सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए याद कर लो। मैंने पूछा था क्या इस ग्राफ में, इस कर्व में स्लोप ऑफ टेंजेंट कांस्टेंट है? No, sir. नो बेटा, ये No, sir. कांस्टेंट, हाँ 4x कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी ना है, x के साथ इंक्रीज हो रहा है ना बेटा। ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। x इज इक्वल टू Yes, 1 sir. पर स्लोप 4 आएगा, x इज इक्वल टू 2 पर स्लोप 8 आ रहा है, x इज इक्वल टू 3 पर स्लोप 12 आएगा, तो इट इज इंक्रीजिंग स्लोप। तो मैं आपको बताऊं, इसका जो शेप आएगा ना इस ग्राफ का, वो ऐसा ही आएगा जो ये बनाया है मैंने। ये पैराबोला ही था जो मैंने बनाया था। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। किसी भी ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो dy by dx कर देना, और स्लोप क्या होता है वो मैंने आपको ये पूरे इतने सारे ग्राफ बनाकर समझा दिया। स्लोप क्या होता है उसके लिए मैंने स्ट्रेट लाइन से शुरुआत की थी और फिर कर्व में ले गया, आपको बता दिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप ये सब क्या होते हैं। अब बच्चों एक है एक
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक और होता है ना, वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा दिया ना आपको। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब हम मूव करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है, मैथमेटिकल टूल, हम फिजिक्स वालों का टॉपिक नहीं होता ना, तो थोड़ा कभी कभी ऑर्डर बदल जाता है। बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक ही एप्लीकेशन है, वो है एरिया अंडर द कर्व। बच्चों मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जैसे ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ये कोई ग्राफ है, एक अभी बनाता हूं। सपोज कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन मैंने बना दिया, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये y इज इक्वल टू 2 है, ये y इज इक्वल टू 4 है। यार मैं आपसे पूछता हूँ, इस लाइन के नीचे का जो एरिया है वो कैलकुलेट करके दो, है ना, ये पूरा एरिया निकाल कर दो, बहुत इजीली निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? Sir, half into base into height. हाँ, एरिया अंडर द कर्व, कर्व या एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आएगा? 6 आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे ये बोलता, ये ग्राफ मैंने बनाया, ये x इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब मैं आपसे कहता हूं, और ये वैल्यू भी मैंने दे दी, सपोज मैं तो आपसे 2 तक एरिया निकलवाता हूं, चलो 2 तक, और ये y इज इक्वल टू 4 है, ये y2 है, ये y4 है। तो अब आपसे पता यार ये मुझे ये एरिया निकाल कर दो, कैसे निकालोगे? Sir, पता नहीं। कितना अच्छा आंसर था। एनीबॉडी एल्स? अगर ये शेडेड एरिया में आपसे कैलकुलेट करवाऊं तो क्या करोगे? क्या आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं? No, sir. नो, बिकॉज No, दिस इज sir. नॉट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं है। तो बेटा यहाँ पर काम आएगा ये, समझे? तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बेटा, सर किसी 4 भी है ना, 4 नहीं, 4 कैसे निकाला? सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन होगा सर, उसको डिफरेंशिएशन करके आंसर निकालना। एक मिनट, ये आवाज किसकी है? सर मेरा। ऋषित, ऋषित y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन क्यों है? 2x स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता इसका इक्वेशन? और वैसे भी बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग स्लोप, ये वाला ग्राफ आता है, ये तो डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है। तो बेटा अभी हमें इक्वेशन नहीं पता, इसलिए अभी आप इक्वेशन में मत जाइए। तो बस आपको मैं जो एप्लीकेशन है वो बता दूं बेटा, किसी भी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व अगर निकालना हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, एरिया अंडर द कर्व ऐसे निकलता है। आपको जो भी वो फंक्शन दिया होगा, y x का फंक्शन होगा ना, यहाँ fx लिख देता हूं, चलो उस फंक्शन को आप पहले इंटीग्रेट करना, और एरिया कहां से कहां तक पूछा है उसने? बेटा एरिया हमें कहां से कहां तक निकालना है? x इज इक्वल टू 0 से 2 तक निकालना है। तो बच्चों लोअर लिमिट 2 नहीं, y की लिमिट पुट नहीं करनी, x की लिमिट पुट करनी है, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। बेटा जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं ना, उसकी लिमिट यहाँ लिखते हैं। तो x कहां से कहां तक हमें यूज करना है? x इज इक्वल टू 0 से एरिया निकालना है 2 तक, तो लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट 2।
अब जो वैल्यू आएगी वो ये एग्जैक्ट एरिया आएगा, लेकिन आप इसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से नहीं निकाल सकते। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, अगर आपको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम ये वाला एरिया तो एग्जैक्ट निकाल चुके हैं ना, तो हम अगर इस मेथड से इस एरिया को कैलकुलेट करें तो आंसर ये आना चाहिए। करके देखते हैं। पहले इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखकर बताओ क्या आएगा। अब इक्वेशन लिखना मैंने सिखा दिया ना, इसका इक्वेशन लिखकर बताओ क्या आएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट 0 है क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, स्लोप tan थीटा होता है, tan थीटा कितना आ रहा है? सर 3/4 3/4 सॉरी नहीं, सर 4/3। 4/3 सॉरी। हाँ, ये 4 है और ये 3 है बेस। तो बेटा हमारे ऊपर वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बना? 4/3x 4/3 4/3x। इक्वल टू 4/3। बस, हाँ, इंटरसेप्ट 0 है। बच्चों अब इस मेथड से एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर उस मेथड से एरिया निकालेंगे तो ये आएगा इंटीग्रल fx dx। फंक्शन क्या है? 4/3x dx। बेटा इसको इंटीग्रेट करना, मेरे पास जगह स्पेस कम है इसलिए आप लोगों से काम करवाऊंगा। सर 2x² 3 x का इंटीग्रेशन x²/2 आएगा। करेक्ट, वेरी गुड। ये लो थोड़ी जगह भी बना ली। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आएगा 2x² 3। अब आप इसमें अपर और लोअर लिमिट लगा दो। लोअर लिमिट, हमें एरिया कहां से कहां तक निकालना है? 0 से 3। 0 से 3 पुट करके सॉल्व करना है, 6 आना चाहिए। इट मस्ट बी 6। सर आ रहा है, सर आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18/3, 6 आ रहा है। तो बच्चों ये आंसर इस आंसर के बराबर है, तो आपको पता लग गया होगा। यहाँ तो बेटा स्ट्रेट लाइन था ना, इसलिए हमने एरिया अंडर द कर्व इससे निकाल लिया। लेकिन अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो तो हम ऐसे किसी फार्मूले से नहीं निकाल सकते, फिर हमें एरिया अंडर द कर्व इससे निकालना पड़ेगा। और मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ, इस मेथड से और इस मेथड से एरिया सेम आता है। बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं तक लूंगा, आप कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी। सर डन, कॉपी हो गया। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह हो गए। अब इनको जब मैं यूज करने की बारी आएगी ना फिजिक्स में तब बताऊंगा। और अब है ना बेसिक मैथमेटिक्स में बस एक छोटा सा टॉपिक रहा है, वो मजेदार भी है, जो मैंने हेडिंग लिखी थी ना, इसे और बताऊंगा। ये तो थोड़ा चलता फिरता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में अब अपना, अच्छा अब है ना असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लेना। कल मैंने 11 क्वेश्चन तक करने को बोला था, वो इसलिए बोला था मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं बताया था। नाउ यू कैन डू कंप्लीट असाइनमेंट ऑफ दिस जो मैंने भेजा है, तो इसे कंप्लीट कर लेना, और कुछ मिला तो मैं और सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए ओके सर, बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।